आपको हिंदी भाषा का कह सकते। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी भाषा का महत्व, कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसके पहले आपको पढ़ाया था कि हिंदी का सामान्य परिचय, हिंदी है क्या, फिर हिंदी का अर्थ, फिर हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई। तो जैसे आपको बताया कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। और संस्कृत एक क्रम है उत्पत्ति का, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही, जो कि हिंदी का विकृत रूप है, लेकिन अपभ्रंश को ही हिंदी मान लिया गया, लेकिन हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। लेकिन यदि माना जाए कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो स्टार्टिंग उसकी किस भाषा से हुई है, वो संस्कृत भाषा से। और सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया, संस्कृत भाषा को कहा गया। देववाणी किसे कहा गया, संस्कृत भाषा को कहा गया। और ये भी कहा गया कि इसके दो रूप होते हैं मुख्य रूप से, लिखित और मौखिक। लिखित जो होता है वो साहित्य को आधार प्रदान करता है, और मौखिक क्या है, मूल भाषा है। इसकी मूल भाषा क्या है, मौखिक है। तो ये सब जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, हिंदी वाला। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। और उसमें एक पॉइंट स्पेशल रूप से हमने आपको बताया था विशेषताओं में, कि सारी विशेषताएं हैं भाषा की। विचारों को अभिव्यक्त करना, सामाजिक प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया है। भाषा से क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों की भाषाओं को हम क्या कर सकते हैं, अनुवाद करके सीख सकते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, किसी बाप की बपौती नहीं है। भाषा सबके लिए सामाजिक है। तो ये मेन पॉइंट यहीं पे फंसाता है। विशेषताओं में से जरूर एक पॉइंट पूछा जाता है, और यही पूछा जाता है कि क्या नहीं है। तो यही नहीं है बच्चों, क्या, कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो आइए महत्व हम लोग देखते हैं। अब इस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। तो आइए एक एक शब्द आपके सामने पढ़ते हैं, आप समझिए। वर्तमान समय में भाषा का इतना अधिक महत्व है कि भाषा को मानवीय विकास का पर्याय माना जाता है। जो मानवीय विकास है, यानी मानव का विकास, उसका पर्याय क्या माना गया, भाषा मान लिया गया। यानी कि विकास का ही पर्याय है। किसके विकास का, मानव के विकास का जो पर्याय है, पर्याय मीन्स पर्यायवाची, वो क्या है, भाषा ही है। यदि भाषा ना होती, कहने का मतलब ये है कि यदि भाषा ना होती तो शायद मानव का इतना विकास आगे ना हुआ होता। क्योंकि चाहे आप समझिए, चाहे व्यापार में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो, चाहे बोलचाल की भाषा में, सामान्य व्यवहार में हो, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वही कहा गया कि मानवीय विकास का पर्याय माना जाता है। मानव शिशु समाज के वातावरण के मध्य विकसित होता है। देखिए क्या कहा गया कि मानव जो शिशु होता है, समाज के वातावरण के मध्य विकसित होता है। कहने का मतलब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कहाँ रहता है, समाज के बीच में रहता है, और वहीं पे क्या करता है, सीखता है, तो विकसित होता है। समाज में भाषा की सुनिश्चित परंपरा होती है, और समाज भाषा की क्या होती है, सुनिश्चित परंपरा होती है। मतलब एक परंपरा है कि भाषा कैसे सीखा जाए। जैसे माँ की गोद में सीखा, फिर परिवार फैमिली से सीखा, और अधिकतर क्या कर रहे हैं हम लोग, हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वो हम लोग के बीच में रह के, समाज में रह के, क्या इन्हीं हिंदी भाषाओं के माध्यम से ही बोलचाल सीखता है या अन्य व्यवहार करना सीखता है। आइए देखते हैं। इसी भाषाई परिवेश में बालक का सम्यक एवं संतुलित विकास होता है। यानी जिस समाज में वो रहता है वो अधिकतर क्या है, हिंदी भाषी है, और उसी समाज में रहकर वो क्या करता है, अपने क्रियाकलाप सीखता है। और देखिए लिखा गया ना, इसी भाषाई परिवेश, किसी भाषाई, इसी हिंदी भाषाई परिवेश में बालक का सम्यक एवं संतुलित विकास होता है। आगे देखते हैं हम लोग। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मानव की जो भी आवश्यकताएं हैं, पूर्ति हेतु विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति एवं ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर ही निर्भर रहता है। कहा जा सकता है कि समस्त मानवीय गुणों का विकास भाषा द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि भाषा न होती तो व्यक्ति क्या करता, अपने विचारों और अपने भावों को दूसरे तक पहुंचा ना पाता। और उसमें हिंदी भाषा का विशेष योगदान है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कोई भाषा है तो हमारी खड़ी बोली हिंदी भाषा है। अधिकतर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो बालक जिस परिवेश में रहता है वहाँ रहकर अनुकरण द्वारा
या फिर आंतरिक रूप से प्रेरित होकर जो कुछ भी सीखता है उसे अभिव्यक्त करने के लिए या ग्रहण करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो प्रयोग में ला रहे हैं, वो हिंदी भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा का हमारे क्षेत्र में विशेष महत्व है, आप जान गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी तक तो भाषा की बात कर रहे थे। आइए आचार दंडी के शब्दों में, यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित न होती तो यह सारा त्रैलोक्य गहन अंधकार में डूब जाता। यानी कौन कह रहा है? आचार दंडी के शब्दों में। आचार दंडी कह रहे हैं, देखिए, यदि शब्द रूपी, क्या बोले इन्होंने? शब्द रूपी, यानी शब्द रूपी जो क्या है? ज्योति, शब्द रूपी ज्योति। यानी कैसे ज्योति जली संसार में? शब्द रूपी। यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में ना जली होती तो सारा संसार गहन अंधकार में डूब जाता। कहने का मतलब वो ये है कि यदि भाषा ना होती, भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर पाते, और अभिव्यक्त न कर पाते तो एक दूसरे की विचार, भावना या अन्य आवश्यकताएं हम कैसे समझ पाते। इसलिए भाषा का विशेष महत्व है। और ऊपर से आप हिंदी से चढ़ पड़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का तो अत्यंत महत्व है, क्योंकि हिंदी भाषा के ज्ञान ने ही क्या किया है? संपूर्ण विकास को विकसित किया है। जितने भी विकास हैं आपके, उसमें 50 नहीं 70%, मतलब 70% योगदान किसका रहा है? हिंदी भाषा का रहा है। और 30% में आपकी सारी भाषाएं लगभग आती हैं। तो इतना बड़ा योगदान किसका है? हिंदी भाषा का है। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा का महत्व। जैसे आगे आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है, उसके विषय में विद्वानों ने बताया। तो आइए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं कि निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, भाषा का राष्ट्रीय महत्व। आइए देखते हैं कि भाषा का राष्ट्रीय महत्व क्या है। तो जैसे बच्चों देखिए, किसी भी समाज में अच्छी एवं गलत बातों का समावेश होता है। विघटनकारी तत्व भारत में आक्रामक रूप दिखाते हैं। जाति पाति, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि तत्व समाज में दंगा फसाद करा देती हैं। ऐसी स्थिति में भाषा ही ऐसी स्थिति में भाषा ही हमारी सहायता करती है। संस्कृत हमारी आर्य भाषा है। आर्य भाषा में सबसे प्राचीन और देवताओं की भाषा है, आर्यों की भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। भाषा एक सूत्र में बांध देती है, सभी को एकता का पाठ पढ़ाती है, सभी भेद भाव भूल कर एकता के सूत्र में संपूर्ण राष्ट्र के माध्यम से बंध जाता है। भारत में अनेक राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की सभ्यता एवं संस्कृति अलग 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 है। भाषा सभी को एक सूत्र में बांधती है और राष्ट्रीय महत्व प्रदान करती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि भाषा ही एक माध्यम है जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में या एकता के धागे में बांध कर रखती है। कैसे? जैसे हमने बताया कि अनेक प्रकार के क्या हैं हमारे यहाँ देश। देखिए, एक भारत है, भारत देश है, इसके अनेक राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा है, अपनी एक अलग भाषा है। लेकिन क्या है, जो विशेष अपने राज्य की अपनी भाषा होती है, अपने राज्य की अपनी भाषा होती है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर होती है जो सभी राज्य के लिए। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो अधिकतर लोग चाहे जिस राज्य के हों, लेकिन हिंदी का कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी क्या कर रही है? सभी राज्यों को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। और किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। यही बताया गया है कि अनेक प्रकार के ईर्ष्या द्वेष जाति पाति से उठकर ये क्या है? ये सभी को एक
करने की मीन्स एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इसलिए क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा का विशेष महत्व है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, भाषा का सांस्कृतिक महत्व, यानी कि जो भाषा है वो राष्ट्रीय महत्व तो प्रदान ही करती है, साथ साथ सांस्कृतिक स्तर पर भी भाषा का महत्व है। आइए देखते हैं, भाषा मूलतः मानव का एक संस्कार है। भाषा क्या है, मानव का एक संस्कार है। देखिए भाषा तो होती है, अब देखिए कैसे कहा गया ना कि ईश्वर ने ध्वनि प्रदान की है, और हम लोग क्या हैं, एक प्राणी हैं। प्राणी में कैसे हैं, उच्च कोटि के प्राणी हैं। हमारी तरह जो अन्य जीव जंतु हैं वो भी प्राणी हैं, लेकिन भाषा ही एक माध्यम है जो हमें उच्च श्रेणी में लाकर खड़े करती है। क्यों? क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, और क्या, अपनी सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए देखिए, आइए सांस्कृतिक महत्व में भी भाषा का विशेष योगदान है। कैसे? जैसे कि हम क्या है, भाषा मूलतः मानव का एक संस्कार है, और मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में क्या है, संस्कृति है। संस्कृति कौन पालन कर रहा है, मानव कर रहे हैं, और मानव ही क्या कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाषा के माध्यम से जो संस्कृति है आज भी जिंदा है। आज भी क्या है, भाषा के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं कि पहले हमारे यहाँ ये संस्कृति थी, लेकिन आज नहीं। जैसे हम क्या करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, ये भी एक संस्कृति है हमारी। ये भी क्या है, ये संस्कृत है। बोलते हैं ना, तो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से ये बोलते हैं। तो कहा गया कि भाषा मूलतः मानव का एक संस्कार है। यह संस्कृत को युगों युगों तक अछूड़े, छूड़े मीन्स क्षय हो जाना, समाप्त हो जाना, अछूड़े जो समाप्त ना हो, अछूड़े बनाए रखने अछूड़ बनाए रखने में क्या करती है, बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। भाषा संस्कृत की रक्षक भी है। भाषा क्या है, संस्कृत की रक्षक है। जैसे भाई कुछ लोगों, देखिए हम सब प्राचीन काल में नहीं थे ना, लेकिन क्या है, भाषा के माध्यम से मीन्स उसको कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के द्वारा सुन रहे हैं, दूसरों के द्वारा कही गई बातों को हम क्या पढ़ रहे हैं, लिखित रूप से भी पढ़ रहे हैं और मौखिक रूप से सुन रहे हैं। तो क्या है, भाषा ही माध्यम क्या है, जो पुरानी संस्कृतियां हैं उनका सम्मान बनी है, मीन्स उनको ढो रही है, और क्या, संस्कृत को जिंदा रखी है। तो आइए अगली टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, भाषा का साहित्यिक महत्व। तो भाषा केवल हमारे विचारों, क्या, हमारे विचारों की संवाहिका ही नहीं है, अपितु है क्या, संवाहिका ही नहीं है, क्या, विचारों को ही सिर्फ व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको जिंदा भी रखा जा सकता है। और कैसे, लिखित रूप में, मौखिक रूप में मीन्स कही हुई बातें थोड़ी देर लोग सुनेंगे, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, लेकिन अनेक पीढ़ी तक वो नहीं चल सकती है मौखिक रूप से। तो उसे क्या, कि सिर्फ विचारों की संवाहिका ही नहीं है, संवाहिका में ढोने वाली, अपितु है क्या, हमारी सभ्यता, संस्कृति, कौशल, कला, रीति रिवाज, परंपराओं को साहित्य, देखिए ये में इम्पोर्टेंट है, किसके माध्यम से, ये कला कौशल साहित्य के माध्यम से प्राचीन काल से लेकर आज तक जिंदा रखे हैं। वाणी से अधिक लेखन कला के द्वारा भाषा साहित्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका 3 रहा। आगे आपको अगली टॉपिक बता रहे हैं हम कि भाषा का क्या महत्व है। तो आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं भाषा का व्यवहारिक महत्व। भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु है, अतः समाज अनेक विधियों से उसका उपयोग करता है। भाषा वस्तु निरपेक्ष नहीं है, अपितु उसका व्यक्त उपयोग भी होता है, अतः इसका उपयोग 3 रूपों में होता है। कहने का मतलब क्या है, भाषा का व्यवहारिक महत्व, यानी भाषा का जो महत्व है वो व्यवहारिक रूप से भी है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में भी हम क्या करते हैं, भाषा का ही प्रयोग करते हैं अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का, और दूसरे की सूचना या विचारों को स्वयं जानने का जो माध्यम होता है वो भाषा ही होता है। तो कितने रूपों में, 3 रूपों में हम प्रयोग करते हैं। स्वयं के लिए, यानी स्वयं किसी बात को जानने के लिए क्या करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं। एक दूसरे के लिए उपयोग, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक, या दूसरा व्यक्ति
पहले व्यक्ति तक क्या करता है, सूचनाओं को क्या करता है, संप्रेषित करता है, यानी सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान होता है वह किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। फिर समाज के लिए उपयोग, जो सही उपयोग है वो किसके लिए है, समाज यानी व्यक्तियों के द्वारा समाज, और समाज के द्वारा व्यक्तियों के लिए, यानी लेकिन अंतिम उपयोग व्यक्ति एवं समाज के लिए होता है। फिर अगला है आपका, इसी में है कि इसका उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। पहला चिंतन, दूसरा आस्वादन, देखिए चिंतन हुआ, आस्वादन हुआ, सूचना हुआ और प्रेरणा। चिंतन जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कोई भी आप ले लीजिए सब्जेक्ट, तो उसका चिंतन मीन्स उसका अध्ययन करना, मनन करना, तो किसके माध्यम से हम लोग करते हैं, भाषा के माध्यम से। आस्वादन यानी आनंद उठाना या आनंद की प्राप्ति होना, किसकी, आनंद की प्राप्ति होना, आनंद की प्राप्ति होना। आनंद की प्राप्ति जो होती है, आस्वादन, उसी को कहते हैं किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चों, तो वो भाषा के ही माध्यम से होता है। उसके बाद फिर सूचना, यानी सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो भी किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से होता है। फिर चौथा आपका बचा है प्रेरणा। जो प्रेरणा है वो जो मोटिवेशन दिया जाता है, प्रेरणा किसी को प्रदान किया जाता है, तो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। इस प्रकार भाषा का क्या है, हमारे दैनिक जीवन में और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेष महत्व है। धन्यवाद।